نجات دلائیں گے۔ آج ملک کے اندر یہی عمل جاری ہے اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اس پورے عمل میں نہ کسی نے ایک پیسہ مانگا، نہ کسی نے ایک پیسہ دیا، نہ کسی نے وزارت مانگی، نہ کسی نے وزارت کا وعدہ کیا، نہ کسی نے مفاد مانگا، نہ مفاد کا وعدہ ہوا۔ آج اس پارلیمان کی، پاکستان کی قومی اسمبلی کی اکثریت عوام جس مشکلات میں ہیں اس کی تائید کرتے ہوئے ملک میں عدم اعتماد کے عمل کو آگے لے کر جا رہی ہے۔ غیر آئینی رکاوٹیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، ان کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ جو حکومت نہ اخلاقی قدروں پر یقین رکھتی ہو، نہ قانون پر یقین رکھتی ہو، نہ آئین پر یقین رکھتی ہو، وہ ہر قسم کی بات کرے گی، لیکن فتح بالآخر آئین اور حق کی ہوتی ہے اور وہ انشاءاللہ ہوگی۔ یہ بلوچستان کا عدم اعتماد نہیں ہے جہاں پر 3.5 ارب روپیہ خرچ ہوا، یہ جی بی کا الیکشن نہیں ہے جہاں پر اربوں روپے لگا کر حکومت بنائی گئی، یہ آزاد کشمیر کا الیکشن نہیں ہے جہاں پر اربوں روپے لگا کر حکومت بنائی گئی، یہ پی ٹی آئی کا اپنا پارٹی کا الیکشن نہیں ہے جہاں پر پارٹی کے ممبران نے کہا کہ پیسے لگا کر عہدے حاصل کیے گئے، یہ کے پی گورنمنٹ کا وہ الیکشن نہیں ہے جہاں آج کے قومی اسمبلی کے اسپیکر میں گھر میں بیٹھ کر پیسے بانٹے جانے کی ویڈیو موجود ہے، یہ سینٹ کا الیکشن نہیں ہے جس میں اربوں روپے دے کر لوگوں نے ٹکٹ حاصل کیے۔ اور آج الزام لگانے والے ان لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں جنہوں نے کل ان کو ہی منتخب کیا تھا۔ آج ہمیں اس بات پر فخر ہے اب ان کی طرح نہیں ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ
अदम एतमाद एक जमहूरी और आइनी हक है। ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है जो इमरान खान ने 7 साल तक लटका लिया, ताउन ना करके, कोई रिकॉर्ड ना देकर, और आज इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग की एक सबसे बड़ी और वाज़ेह मिसाल जो है वो फॉरेन फंडिंग केस है, और इंशाअल्लाह उसका फैसला भी जल्द आएगा। लेकिन अदम एतमाद को लटकाया नहीं जा सकता, आपको सामना करना होगा। हिम्मत होती तो पहले दिन ही कहते हाँ इजलास बुलाएं और मैं अपने मेंबरान को 172 अरकान को पेश करता हूँ। ये जो लोग आज मुनहरफ हैं इमरान खान से, इन्हीं लोगों ने इमरान खान को इक़्तिदार दिया था। ये मुनहरफ इसलिए हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ के अलावा कुछ ना दिया। तारीख की बदतरीन महंगाई इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम को दी। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत इमरान खान ने पाकिस्तान को दी। डेवलपमेंट का एक काम भी आज 4 साल में शुरू नहीं हो सका। पाकिस्तान की करप्ट तरीन वफाकी हुकूमत आज वजूद में है। कौन सा इदारा है, कौन सी मिनिस्ट्री है जहां सैकड़ों अरब के करप्शन के केस नहीं हैं? हाँ, आज नैब खामोश है, आज FIA खामोश है, लेकिन कल इन सब वज़रा को इन बातों का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान बताए कि उसने जो करप्शन पर अपना मुशीर मुकर्रर किया था, शहजाद अकबर नामी आदमी, वो आज कहाँ है? उसके असासे क्या हैं? क्या उसने शुगर मिलों से जाकर पैसे हासिल नहीं किए? इन बातों का जवाब इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। तो आज अगर हिम्मत है तो मैदान में आ जाएं। जलसे, जब एक वज़ीर-ए-आज़म जलसों पे आ जाए तो उसके आखिरी दिन होते हैं, कि कोई और दलील जब ना रहे, जब आप हुकूमत ना चला सकें, पार्लियामान के अंदर मुकाबला ना कर सकें, तो फिर आप जलसों की तरफ भागते हैं और वहाँ पर ऊट पटांग बातें करके जो ना किसी सियासी लीडर को ज़ेब देती हैं, न मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ज़ेब देती हैं, करके चंद सस्ती शोहरत से वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मुल्क के अंदर जो महंगाई है, जो इस हुकूमत की करप्शन है, जो नाअहली है, ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन चुकी है, और इसका जवाब अदम एतमाद में है। इसका जवाब अवाम से एक नई मैंडेट लेने में है, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे मुल्क तरक्की कर सकेगा। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में जो सियासी अमल है, जो जमहूरी अमल है, जो पार्लिमान का अमल है, ये आइन के मुताबिक हो। जो आइन तोड़ेगा वो चाहे स्पीकर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वज़ीर हो, कल आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। ये मजाक नहीं है। आप गालियाँ निकाल सकते हैं किसी को, आप लोगों की हद तक कर सकते हैं, आप इल्ज़ामात लगा सकते हैं। 4 साल आप लगाते रहे। अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर, उसकी क़यादत पर एक पैसे की करप्शन का इल्ज़ाम आज तक 4 साल में इमरान खान ना लगा सका। हमने बारहा चैलेंज किया है। आज भी तुम्हारे पास 4 दिन हैं, आज भी कोई इल्ज़ाम लगा के दिखा दो कि हमारी हुकूमत में कौन सी करप्शन हुई है। तुम्हारे इल्ज़ामात की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो ख़त्म ना होने को आएगी। ये इंशाअल्लाह आप देखेंगे इस मुल्क में कि एहतसाब का हकीकी अमल क्या होता है, और जिन लोगों ने अवाम से धोखा किया है, इस मुल्क को लूटा है, इंशाअल्लाह उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता। लोग देखते हैं कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, लोग जानते हैं कि मुल्क के हालात आज क्या है। आज वाज करने से, लोगों को गालियाँ निकालने से, माफ़िया मांगने से काम नहीं चलेगा। आज वक्त की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है, इस सियासी अमल की ज़रूरत है, आइन की ज़रूरत है कि मुल्क के निज़ाम की बेहतरी अवाम के हाथ में है, अवाम के नुमाइंदों के हाथ में है, और इसमें जो मुदाखलत करेगा वो अवाम से गद्दारी करेगा।
اور اس کا جواب انشاءاللہ اس کو دینا پڑے گا۔ یہ کنٹینر کی سیاست کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ بدقسمتی سے چوری شدہ الیکشن میں ملک کے حکمران تو بن گئے لیکن کنٹینر سے نہ اتر سکے، اور آج جس مشکل میں ملک ہے، جس مشکل میں اس ملک کی عوام ہے، اس کا جواب انشاءاللہ پاکستان کی عوام سب سے پہلے قومی اسمبلی میں آپ کو عدم اعتماد کی صورت میں دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کی عوام الیکشن میں آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ شاہد صاحب یہ بتائیے، تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں۔ دیکھیے، یہ حکومت جو ہے اپنی ناکامی کو دیکھ کر اب مذہب کارڈ استعمال کر رہی ہے، اور پورے ملک کے اندر وزیر اعظم صاحب اسلام کا نام اپنی گندی سیاست کو بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ امر بالمعروف اسلام کا ایک بڑا مقدس فریضہ ہے۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چینی مافیاز کے ذریعے اربوں روپے غریبوں کے لوٹیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آٹے کی سمگلنگ سے غریبوں کے منہ سے آٹا اور روٹی چھین لیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غریب آدمی کو ملک کی تاریخ کی بدترین مہنگائی دے کر اس سے اس کے جینے کا حق چھین لیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نوجوان سے بدترین بے روزگاری دے کے عزت کے ساتھ جینے کا حق چھین لیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملک کے اندر تاریخی اور بدترین غربت کی سونامی عوام پر توڑ دیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میڈیا کا گلا گھونٹیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آئین کو پامال کریں اور قومی اسمبلی کو اپنی ذاتی جگیر بنائیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اپنے جوتی کی نوک پہ رکھیں۔ امر بالمعروف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بد عہدی کریں، آپ جھوٹ بولیں، آپ امانت میں خیانت کریں اور آپ گالی گلوچ کریں۔ امر بالمعروف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے بدترین قرضوں کے بوجھ کے اندر جکڑ کے اس کی خود مختاری داؤ پہ لگا دیں۔ یہ دین کا ایک بڑا مقدس فریضہ ہے۔ عمران نیازی صاحب، اپنی ناکامیوں کو، اپنی شکست کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کے عقیدوں سے نہ کھیلو۔ ہم سب مسلمان ہیں اور تم کوئی ہم سے بڑے مسلمان نہیں ہو۔ اپنی کارکردگی کی بات کرو۔ آؤ آ کے قوم کو بتاؤ کہ تم نے مہنگائی میں کتنی کمی کی ہے، قوم کو بتاؤ تم نے کتنا روزگار دیا ہے، قوم کو بتاؤ کہ سب کے سامنے مودی کشمیر کو اچک کے کیسے لے گیا اور تم خاموش تماشائی بنے رہ گئے۔ قوم کو یہ بتاؤ کہ تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کی درجے بندی تمہاری حکومت کو کیوں ملی ہے۔ یہ تحریک عدم اعتماد اس بارے میں ہے، یہ تمہاری نااہلی کے بارے میں ہے، تمہاری نالائکی کے بارے میں ہے، تمہاری ناکامیوں کے بارے میں ہے۔ اس کا نہ امر بالمعروف سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا نہی عن المنکر سے کوئی تعلق ہے۔ اس کا تعلق ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے جھوٹے وعدے کیے، قوم کو گمراہ کیا، ملک کے اندر فساد پیدا کیا، جب اس کی ناکامی کھل کر آ گئی تو اس کو ووٹوں کے ذریعے، جن ووٹوں سے وزارت عظمیٰ کا ووٹ لیا تھا، اگر اب وہ ووٹ تمہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹا رہے ہیں تو چیختے کیوں ہو؟ گھبرانا نہیں ہے، صبر کے ساتھ اپنی شکست قبول کرو۔ بتائیں اور وہ ڈکا چھپا نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ ووٹ کی عزت کی بات کی، لیکن جو سندھ ہاؤس میں ہوا، آپ سمجھتے ہیں وہ ووٹ کی عزت ہے؟ سندھ ہاؤس میں کیا ہوا؟ سندھ ہاؤس میں حملہ کیا گیا، یہ ہوا ہے سندھ ہاؤس میں۔ قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، کچھ پارلیمنٹ لاجز میں رہتے ہیں، کچھ ہوٹلوں میں رہتے ہیں، کچھ سندھ ہاؤس میں رہتے ہیں، کچھ پنجاب ہاؤس میں رہتے ہیں۔ یہ ان کی رہنے کی جگہ ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟
जलील शर्फपुरी वाला मंजर तो याद है पूरी कौम को, पंजाब असेंबली में जो हुआ था, जो लोटे उनके सर पे रखे गए थे, ये बात तो वही पूछ रहे हैं। जी, बात उसमें फ़र्क है। वो लोग ऑपोजिशन छोड़कर इक़्तिदार में जा रहे थे मुफाद के लिए। यहाँ पर लोग इक़्तिदार को छोड़कर ऑपोजिशन के साथ अदम एतमाद में शामिल होना चाहते हैं, उस शख्स से निजात के लिए जिसको उन्होंने वोट देकर बनाया था, और उस अमल के लिए वो अपनी सीटें भी कुर्बान करने को तैयार हैं। ये बड़ा फ़र्क है। इसीलिए अदम एतमाद का निज़ाम जो है वो आइन में रखा गया है कि जब हुकूमत के मेंबरान ये महसूस करें कि हमारी हुकूमत नालायक है, नाकाम है, करप्ट है, अवाम को तकलीफ दे रही है, तो उसे निजात हासिल कर सकें। शायद साहब ये बताइए, एक तो कुछ इदारों के खिलाफ पीटे, ट्रोल्स ने बाकायदा सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी है कौमी इदारों के ऊपर, और इतनी शिद्दत से मुहिम चलाई जा रही है कि जूते मारेंगे, पीटेंगे। एक तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? दूसरा सर ये बता दें कि स्पीकर ने अपने जो आज आर्डर जारी किया उसमें कहा है कि चूँकि OIC कॉन्फ्रेंस है, तो सर OIC कॉन्फ्रेंस तो 14वें-15वें दिन जाके है, उससे पहले तो 14 दिन में तो ये किसी वक्त भी बुला सकते थे, दूसरे दिन बुला सकते थे, तीसरे दिन बुला सकते थे। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो आइन की, उसको तो आइन नहीं रोक रहा था। देखिए, स्पीकर का जो अमल है मुकम्मल बदनीयती पे मबनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्पीकर पहले दिन से जानिबदार था, आज भी जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, और मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अगर आपको इज़्ज़त की परवाह नहीं है, अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं है, असम्बली के वक़ार की परवाह नहीं है, लेकिन आइन की परवाह तो कर लें। आइन, कानून, असम्बली के रूल और रवायात देख लें, उसकी पासदारी करें, वरना ये मुल्क आपको माफ़ नहीं करेगा। पहला हिस्सा था कौन सा? पहला वो इदारों के खिलाफ जो मुहिम, इदारों के खिलाफ मुहिम जो सोशल मीडिया पर चलती है, इदारे खुद उसका जवाब दे देंगे। लेकिन ये PTI की रवायत रही है, जिस मुल्क का वज़ीर आज़म दूसरों को गालियाँ निकालता हो, उनकी हतक करता हो, इल्ज़ामात लगाता हो, धमकियाँ देता हो, तो उसके पैरोकार भी वही काम करेंगे। तो अब वो किसी का न एहतराम इस जमात के अंदर है, क्योंकि वो अपने वज़ीर आज़म का पीछा करते हैं। तो ये गालियाँ वो देते रहेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो पाकिस्तान के अवाम पे आया हो चुकी है। शायद साहब इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होते ही पाकिस्तान आने का ऐलान कर सकते हैं। आपके पास क्या इत्तलात है? दूसरा ये बताइएगा कि इत्तेहादियों ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि पीपल्स पार्टी चैन लाया जाए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो अपोजिशन का क्या किरदार हो? जी, आपने मुझे इतला दे दी है नवाज शरीफ साहब की, तो मैं पता कर लेता हूँ। मुझे इतला नहीं है। नवाज शरीफ साहब इलाज करवा कर आएंगे, इत्तेहादी मशवरा उनको दें, उनका अपने इत्तेहादी हैं, लेकिन वो भी उनका साथ छोड़ चुके हैं, वो भी आज तंग हैं, वो भी हुकूमत का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। शाह साहब ये बताएं कि आप स्पीकर पे जानबदारी का इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि अपोजिशन ने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का जो ऑप्शन है वो ड्राप किया, इस पे बहस भी हुई, लेकिन उसको ऑप्शन को लेके नहीं आए आप क्या लाए? मसला हुकूमत से निजात का है, तो ये अदम एतमाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ किया गया है, बाकी तो सब उसके मोहरे हैं। भाई साहब, इसी के साथ जो है, क्या आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, दायर करवाया जाएगा जब भी नून लीग आती है स्पीकर के खिलाफ? अगर स्पीकर आइन को तोड़ता है, कानून उसने तोड़ा है, अभी भी तोड़ा है, रेजोल्यूशन जो है वो सर्कुलेट नहीं किया गया, सिर्फ चंद अफराद को किया गया। कानून कहता है कि फौरी तौर पर आपने सर्कुलेट करना था, 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना था। ये आइन कहता है, मैं नहीं कहता। आइन कहता है कि जब इजलास रिक्विजिशन हो 14 दिन में बुलाना पड़ता है। अगर वो नहीं बुलाएंगे तो आइन को तोड़ेंगे। आइन जो तोड़ता है, आइन कहता है, उस पर आर्टिकल 6 लगती है। कोई और ऐसा गैर आइनी अमल करेंगे, उन पर आर्टिकल 6 ही लगेगी। आइन तोड़ने वाले के लिए माफ़ी नहीं है। ये इसका इतलाक 2018 के इलेक्शन से ऑनवर्ड भी होगा या मतलब स्पीकर तक भी? देखिए, जिस शख्स ने भी आइन तोड़ा है उनको उसका सामना आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। हम हमेशा ट्रूथ कमीशन की बात करते हैं कि हम हर एक को अदालतों में नहीं घसीटना चाहते, लेकिन कम से कम हकायक तो पाकिस्तान के अवाम के सामने आए कि हुआ क्या है इस मुल्क के अंदर। शाह साहब ये बताएं कि क्या जो पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है वो आपने तय कर लिया कि PMLQ को देंगे? देखिए, ये आज किसी जमात के फैसले नहीं है, आज हम सब जॉइंट अपोजिशन के फैसलों के ताबे हैं। इस वक्त कौमी असम्बली में अदम एतमाद का अमल चल रहा है, इसके बाद पंजाब में हुआ
तो वहाँ जो फैसला हुआ चीफ मिनिस्टर जिसको बनाना है, हमारी जमात उसकी ताबे होगी। सर ये बताइए कि आपने ये फैसला किया मुतहदा अपोजिशन ने कि प्राइम मिनिस्टर को से पहले जान छुड़ाई जाएगी, जो यू लीग है और बाकी जो अपोजिशन में इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के, उनका मुतालबा ये रहा है कि अगर हम अपोजिशन के साथ तब आएंगे जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तो असेंबली मुद्दत पूरी करेगी सिर्फ देखिए ये फैसले बाद की बातें हैं, अभी तो अदम एतमाद का अमल चल रहा है ना। जब ये कामयाब होगा उसके बाद हुकूमत बनेगी और वो चलेगी। थैंक यू।